नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल रेडी टू ईट के निर्माण और वितरण व्यवस्था में बदलाव के कारण ये जो निर्णय लिया गया उस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने सरकार पर 16,000 से अधिक महिलाओं के काम छीनने का आरोप लगाया, तो वहीं इस पूरे मामले पर महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री अनिल बढ़िया ने सदन में जवाब दिया है। दरअसल छोटे बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट फूड निर्माण और वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के स्थान पर कृषि विकास और किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विकास अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी और इस मामले में शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी ने आक्रामक तेवर दिखाए। इस दौरान जमकर विरोध किया गया और गौरतलब है कि छोटे बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा रेडी टू ईट निर्माण और वितरण किया जाता था। लेकिन अब लगातार क्वालिटी शिकायत मिलने पर सरकार ने मिशन से रेडी टू ईट निर्माण कराने का फैसला ले लिया है। इसी को लेकर प्रदेश में जमकर बवाल मचा है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं एमपी में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात पर भी उमा भारती ने कहा है कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात हुई, अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। उमा भारती ने यह भी कह दिया है कि शराबबंदी अचानक उत्पन्न भाव नहीं है, बल्कि समाज की स्थिति देखने के बाद ये हुआ है। शिवराज सिंह ने कहा है कि आप जागरूकता अभियान से शुरू करिए। और पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे कहा कि जब वो बैरसिया के पास गुनगा गई थी तो शराब दुकान के सामने खड़ी हुई थी। इतने में ही आसपास लोग आ गए और बोले कि दीदी दुकान बंद कराएं। उन्होंने कहा है कि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर होगा। शिवराज सिंह ने इस विषय पर उनसे चर्चा भी की और शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान से शुरुआत करने की बात कही गई है। यह भी कहा गया कि शराबबंदी से कोई अटेंशन नहीं चाहिए। शराबबंदी के अभियान को लेकर अब विधायकों से भी बात की जाएगी। उमा भारती ने यह कहा है कि शिवराज सिंह बीडी शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और संतुलन जीवन चाहते हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वो मेरा समर्थन करेंगे। प्रियंका गांधी को लेकर भी उमा भारती ने कहा है कि प्रियंका गांधी को अहंकार है, प्रियंका की कोई औकात नहीं कि मैं उनको जवाब दूं। उनकी बातों का जवाब देने के लिए प्रियंका को अपना कद बढ़ाना होगा। मैं उनका नाम नहीं लेती, मिसेस वाड्रा उनको बोलती हूं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 68 दिनों से 27 गांव के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किसान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल आपको बताते चले कि नवा रायपुर में पिछले 68 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं। किसानों ने आज मंत्रालय जाने के लिए पैदल मार्च भी किया और इसी दौरान एक किसान अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। किसान के गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं बुजुर्ग सियाराम पटेल को नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया, लेकिन किसान ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है। दरअसल नवा रायपुर किसान संगठन के प्रवक्ता गिरधर पटेल ने कहा है कि एक आंदोलनकारी किसान की अचानक मौत हो गई और मृतक किसान सियाराम पटेल बरौदा गांव का रहने वाला था। फॉर्म जमा कराते वक्त आंदोलन के दौरान अचानक ही उसकी मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि गिरधर पटेल ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी और उन्होंने कहा है कि इस घटना से किसान परिवार बहुत दुखी है। शासन प्रशासन से आग्रह है कि मृतक किसान के परिवार को उचित मुआवजा राशि प्रदान करें। गौरतलब है कि एनआरडीए बिल्डिंग के सामने ही पिछले 68 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और किसान सरकार से पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग पर सुनवाई के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई और इसी के दौरान समिति के साथ किसानों की 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समिति ने किसानों की 6 मांग को मानने से सहमति जताई है।
तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बीते एक साल में पौधारोपण पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विधानसभा में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार से बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक कुल 3,57,33,524 पौधे खरीदे, जिसने खरीदने में मध्य प्रदेश सरकार को 328 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ी है, जबकि इनके रख रखाव पर सरकार का 34 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक अब एक पौधा खरीदने के लिए सरकार ने 92 रुपए खर्च किए हैं, जबकि रखरखाव में प्रति पौधा मध्य प्रदेश सरकार को 9.60 रुपए की खर्च आई है। इसके साथ ही बीते 5 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए 36 रुपए से अधिक खर्च करने पड़े। 2016 और 17 की बात की जाए तो इस दौरान सरकार को एक पौधा खरीदने के लिए 56 रुपए 64 पैसे खर्च करने पड़ते थे और अब ये बढ़कर करीब 92 रुपए पहुंच गए हैं। और इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक अब पौधों के दाम करीब 62 रुपए 5% की जो है उसमें बढ़ोतरी की गई। और ये भी गौरतलब है कि 5 सालों की अगर बात की जाए तो बीते 5 सालों में पौधारोपण में काफी गिरावट आई है। 2016 और 17 और 2017-18 में यानी बीते चुनाव से एक साल पहले और चुनावी साल में सरकार ने 5 करोड़ और 6 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया है, लेकिन 2022 आते आते ये 5 से 6 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ पर आ गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर द्वारा आज जांजगीर चांपा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई की गई, जहां कुल 32 मामलों में से 12 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित रहे थे, जिसमें आज 8 मामलों की सुनवाई की गई है। इसमें से एक प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है और 3 मामले जांजगीर चांपा जिले के महिला आयोग के कार्यालय में 15 मार्च को उनकी सुनवाई की जाएगी। हमारे पास 32 मामले हैं। 12 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए हैं और अभी तक 8 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एक प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है और 3 मामले अभी जांजगीर के जो हमारे आयोग का एक कार्यालय का भाग यहाँ पर शुरू हुआ है जांजगीर कलेक्टर के सहयोग से। वहाँ पर इसकी सुनवाई 15 मार्च को सदस्य शशिकांता जी करेंगी और एक मामले को हमने रायपुर स्थानांतरित किया गंभीर होने के कारण। 2 मामलों में भरण पोषण राशि तय किया है, जिसमें एक में 5,000 रुपये प्रति माह, दूसरे में 15,000 रुपये प्रति माह अकाउंट में देने की बात हुई है। और खबर जांजगीर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक दुखद घटना सामने आई है। इस दौरान 10वीं की एक छात्रा ने नकल करते हुए पकड़े जाने पर आत्मदाह कर लिया है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला पूरा पामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पामगढ़ थाना क्षेत्र के धाराशिव की रहने वाली इस छात्रा ने, जो कि 10वीं में पढ़ती थी, बीती रात को अपने घर की छत पर ही खुद को आग लगा ली। छात्रा की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़कर छत पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। छात्रा आग की लपटों से बुरी तरह झुलस गई थी। परिजनों ने घटना की सूचना पामगढ़ थाने में दी और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों ने पामगढ़ पुलिस को बताया है कि 8 मार्च को शासकीय हाई स्कूल धाराशिव में 10वीं की परीक्षा थी, जहां छात्रा सामाजिक विज्ञान के पेपर में नकल करती हुई पकड़ी गई। घर आने के बाद वो गुमसुम रहने लगी और आशंका जताई जा रही थी कि वो सदमे के कारण छात्रा ने खुद को आग लगा ली है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए हर जिले में उड़न दस्ता गठित किया गया है और गुरुवार को सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक में उड़न दस्ते की टीम ने निजी स्कूल में 12वीं क्लास के 32 छात्रों को नकल करते पकड़ा। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कूल के केंद्राध्यक्ष को हटा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली तरह तरह के पैंतरे अपनाते रहे हैं। और वहीं अब नक्सली अपने द्वारा सड़कों में फेंके जाने और अंदरूनी क्षेत्रों के घने जंगलों और दीवारों में चिपकाए जाने वाले बैनर और पोस्टर के पास आईईडी प्लांट रख रहे हैं।
इसी आईईडी की चपेट में आने से जवानों की जान जाने के साथ साथ कई जवान गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। सोमवार को बीजापुर के इलमिडी इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर जैसे ही जिला पुलिस बल का एक जवान हटाने पहुंचा तो वहां नक्सली द्वारा प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में वो आ गया। इससे जवान को क्षति पहुंची और उसके पैर और शरीर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ये जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बनी हुई है। लेकिन बताते चलें आपको कि बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अपापल्ली से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम इलमिडी के पास हनुमान टेकरी के नजदीक नक्सलियों ने अपना बैनर और पोस्टर लगा रखा था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद एरिया डोमिनेशन में निकले जवानों की टीम ने बैनर और पोस्टर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान एक जवान द्वारा नक्सलियों के बैनर पोस्टर निकालते वक्त आईईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें सिविल पुलिस का जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको बेहतर इलाज के लिए एलएमजी में बीजापुर अस्पताल भर्ती कराया गया। घायल जवान का नाम सरैया तेलांडी बताया गया है, जो कि बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया है कि एलएमजी थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर संजय पारा के पास ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसकी चपेट में आया एक जवान और एसपी ने यह भी जानकारी दी कि घायल जवान की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और इस घटना के बाद सभी जवानों को सर्चिंग के दौरान इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहने को कहा गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा शुरू होने के कारण ही अब ऐन वक्त पर सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे लगभग 400 परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनके घरों से बिजली कनेक्शन काट दिए जाने से अब इन गरीब परिवारों के बच्चे सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना भविष्य गढ़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल इस शहर के संजय गांधी वार्ड और जवाहर नगर वार्ड में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले 500 से 600 परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। कई सप्ताह बीत जाने के बाद उन्हें अब बेदखल करने की कार्रवाई रेलवे विभाग कर रहा है और इन पर कड़ा रुख अपनाते हुए रेलवे विभाग ने उनके घरों के बिजली कनेक्शन कटवा दिए। ऐसे में अपने घरों से बेदखल किए गए लगभग सैकड़ों रहवासी अंधेरे में सो रहे हैं और उनके बच्चे सड़क में लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। बेदखल किए गए इन परिवारों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई थी कि उन्हें सरकारी योजना के तहत अटल आवास में घर दिया जाए या फिर कोई ऐसी जमीन दी जाए जहां पर वो अपनी झोपड़ी बनाकर रह सके। लेकिन अब तक प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली है और ना ही इनके रहने के लिए कोई घर दिला पाई है। तस्वीरें इस वक्त की आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्ट्रीट लाइट के नीचे ये बच्चे पढ़ रहे हैं और परिजनों की तरफ से और रुक करते हैं यूपी में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, तो वहीं लोगों ने मोदी योगी की जोड़ी को फिर से प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। विपक्ष की लाखों कोशिशों के बावजूद लोगों ने बीजेपी को ही चुना और एक बार फिर से यूपी समेत 4 राज्यों में कमल खिलवाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का लोगों पर किस तरह से असर हुआ। जो कहा था वो करके दिखाया है। एक बार फिर से यूपी के लोगों ने भगवा लहराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। होली से पहले ही प्रदेश में होली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में जैसा कहा था, यूपी के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। होली से पहले 10 मार्च को बीजेपी ने होली के रंग से पूरे प्रदेश में रंग भर दिया है। यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है, गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का ये अभियान और तेज किया जाएगा। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी।
पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बड़े उत्साह से संबोधन करा और सबका धन्यवाद करा। उन्होंने कहा, जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। जहां एक तरफ इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं सबको लग भी रहा था कि इस बार यूपी के चुनाव में अच्छी टक्कर होगी, पर मोदी और योगी के आगे किसी की एक ना चली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। जैसा मोदी जी ने कहा था, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, तो लोगों ने धनाधन वोट देकर प्रधानमंत्री की बात को सही साबित कर दिखाया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 की जोड़ी है। लोगों में अभी भी मोदी और योगी की लहर कितनी है, इन चुनाव के नतीजों से ये साफ समझा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी क्या कमाल करके दिखाएगी। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।